Hello everyone, how are you? Today we come to the chapter sorting materials into groups. This is the fourth chapter of the class 6th book. Okay, how do we define objects? हम किसी object को कैसे define कर सकते हैं? These are the things that we can touch or feel. See, this pen, it's an object. I can touch this pen, so it is an object. अगर मैं बहुत सारे पेन इकट्ठे रख दूँ, पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स, सब कुछ मैंने इकट्ठे रख दिया, टुगेदर आई कीप दिस थिंग्स, तो मुझे कितना डिफ़िकल्ट होगा इसे लोकेट करना. अगर सपोज़ हम किसी ग्रॉसरी की शॉप पे गए हैं, वहाँ सब कुछ बहुत बिल्कुल भी कुछ भी मैनेज नहीं है, कोई भी चीज़ क्लासीफाई नहीं की हुई है, बस यूँ ही सब गेहूँ भी रख दिया है, टॉफ़ीज़ भी रख दी है, सब कुछ रख दी है, तो हमें कितना डिफ़िकल्टी होगा. बायर्स के लिए कितना डिफ़िकल्ट है वहाँ से कोई चीज़ देखना और उनको परचेज़ करना. ओके, तो किसी भी मटेरियल्स को सॉर्ट करना, ग्रुपिंग करना इज़ वेरी एसेंशियल. सी what is the use of this sorting materials into groups? It is used to identify and locate things. We can identify, suppose this is the group of pens, this is the group of pencils. We can easily locate the things. We can easily study the properties of the things. Suppose these are only pens are there. We can easily study the properties of these objects, and we can study the objects. We can study about this, what type of appearance is this, what type of objects is this, and members of one group will be different from the members of other group, so we can find out easily. So groups को different group materials को different types में grouping करना is very essential. Now materials are of two types, man-made material and natural material. See, that name ही define कर रहा है चीज़ों को, that materials that are made by man. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक कहाँ से बनता है? फैक्ट्रीज में बनता है, तो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है. अब नेचर ने क्या बनाया? वुड प्लांट से मिला ना, हमने तो नहीं बनाया वुड, तो इट्स अ नेचुरल मटेरियल्स. तो मटेरियल कैन बी मैन मेड एंड कैन बी नेचुरल. अब देखिए, अगर हम उनको कैटेगरीज में उनको हम क्लासीफाई करें, हमने जैसे क्लासीफाई किया ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, वो डिफरेंट मटेरियल से बने. जैसे हमने एक प्लेट ली, अब प्लेट हम देखें तो वो स्टील की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, तो वो डिफरेंट मटेरियल से बनी है प्लेट. और अगर हम देखें कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट वो डिफरेंट मटेरियल से बना, जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सेम मटेरियल. हमने प्लास्टिक को देखा, प्लास्टिक से ही बकेट बनी है, प्लास्टिक से ही टम्बलर बना है, तो ये दो चीज़ें एक ही मटेरियल से बनी है. हमने इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया. अगर हम देखें ऑब्जेक्ट मेड ऑफ कॉम्बिनेशन, अगर हम बिस्किट्स देखें, बिस्किट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बना है. किस किस चीज़ से बना है? घी से बना है, और वीट से बना है, मिल्क से बना है, और शुगर भी डली है उसमें. तो ये डिफरेंट मटेरियल से एक ही ऑब्जेक्ट बना, दैट इज बिस्किट्स. ओके, इन दिस वे वी क्लासीफाई द मटेरियल्स. अब मटेरियल्स हमने देखा कि मटेरियल्स क्या है, मैन मेड है, नेचुरल. अब मटेरियल्स बने किस चीज़ से हुए हैं? मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ मैटर. अब व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? कोई भी चीज़ दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जिसने जगह ले रखी है, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. उसका कुछ मास है, उसने कुछ जगह ली है. इवन एयर इज़ अ मैटर, उसने स्पेस ली. बैलून को हम फिल करते हैं, तो बैलून हैवी भी हो जाता है, और बैलून हम अगर वेइंग मशीन से देखें, जो हम बैलून हमने ब्लो किया है वो हैवी है, और उसने स्पेस भी ली है, एयर ने स्पेस ली है, तभी तो बैलून फिल हुआ है. तो materials are made up of matter, and matter is defined as things that occupy space and has mass. अब अगर हम देखें कि मैटर है, अब हमने कोई सब चीज़ों को हमने मैटर कह दिया, तो ये मैटर बने किस चीज़ से हुए हैं? किससे बने हुए हैं? एटम से. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट. सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट को हमने कहा एटम. जैसे अगर हम कहें कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ब्रिक्स है. ब्रिक्स से ज्वाइन होकर ये बिल्डिंग बनी है. इन द सेम वे हमने कहा कि एटम्स ही ज्वाइन होके अलग अलग चीज़ें बनी है. अगर हम एलिमेंट को डिफाइन करें तो ये जो हाइड्रोजन है, इसमें एलिमेंट्स क्या होते हैं?
जब सेम एटम्स कंबाइन हुए उनको हमने कहा एलिमेंट, और जब हमने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हुए तब हमने कहा कि उसको हम कहेंगे कंपाउंड। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें H2O, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। इसमें ये एटम H का है, ये एटम ऑक्सीजन का है, तो ये डिफरेंट एटम्स हैं, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, कंपाउंड। तो हमें कंपाउंड समझ आया, एलिमेंट समझ आया, एटम समझ आया। आगे हम जाते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। से दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हमने कोई भी मटेरियल लिया, उसकी हम अपीयरेंस, उसकी हम लुक्स को देख के हम बता सकते हैं ये मटेरियल कौन सा है। जैसे कि हमने हर मटेरियल की लुक्स डिफरेंट है। अगर हम वुड को देखें, वुड अलग दिख रहा है, और अगर हम आयरन को देखें तो आयरन अलग दिख रहा है। तो हमने अपीयरेंस से बता दिया कि ये कौन सा मटेरियल है। उसका टेक्सचर मीन्स कि वो रफ है या स्मूथ है, हम उसको टच कर रहे हैं, टच करके हमने बताया। अगर हम वुड को टच कर रहे हैं तो वो कैसी है, वो रफ है, उसका टेक्सचर कैसा है, रफ है। अगर हमने ग्लास शीट को, कितना सिंपल सा ग्लास शीट को हमने टच किया, वो कितनी स्मूथ है, तो हमने उसके टेक्सचर को देख के टच करके हमने देखा कि वो रफ है या स्मूथ है। हमने मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। हार्डनेस, अब मटेरियल्स है जो कंप्रेस हो गए, जो मटेरियल कंप्रेस हो गए, जैसे हम स्पंज देखें, मेल्टेड वैक्स देखें, वो कंप्रेस हो गई तो वो सॉफ्ट है। और जो चीज़ हम कंप्रेस नहीं कर सके, सपोज दिस, इसको हम कंप्रेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो ये क्या है, हार्ड है। अगर हम किचन में देखें, किचन में यूटेंसिल्स है, यूटेंसिल्स किस चीज़ से बने हैं, हार्डनेस की वजह से ही हमने हाउस होल्ड आइटम्स को हार्डनेस की कैटेगरी में लेते हैं। अगर सॉफ्ट होंगे तो हम उसके ऊपर चपाती रखेंगे, इट विल फॉल डाउन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू लस्टर। लस्टर क्या होता है, चमक। किस चीज़ में कितनी चमक रही है वो चीज़। अब चमकती कौन सी चीज़ है, अब वुड को हम देखें कि वुड चमकेगी, वुड नहीं चमकती, तो वो क्या है, नॉन लस्टर सब्सटेंस। लस्टर में हम और क्या देखेंगे, अब ये गोल्ड है, या तो गोल्ड चमकेगा, मेटल्स चमकते हैं। लेकिन एक चीज़ है मेटल्स में, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं अगर उनको कट कर दें और वो एयर और मॉइस्चर में आए कट करके, तो वो अपना लस्टर भी खो देते हैं, दे लूज देयर लस्टर। गोल्ड है वो लस्टर है, ओके, और नॉन लस्टर क्या है, वुड है। आगे हम जाते हैं सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस। सी हम लेमन वाटर हम देखते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स बना लेते हैं, तो उनको पता है कि अगर शुगर और वाटर को हम मिक्स करते हैं तो वो क्या है, सॉल्यूबल होती है शुगर की, नहीं होती है वाटर में, इट्स सॉल्यूबल। लेकिन अगर हम, बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वाटर में अगर सैंड मिक्स करो तो सैंड विल सेटल डाउन। ऐसा नहीं है कि सैंड डिज़ोल्व हो गई है, हमने कभी सैंडी वाटर नहीं पिया, सैंड डिज़ोल्व नहीं होती। तो अगर हम वाटर में शुगर डिज़ोल्व किया, इट इज़ सॉल्यूबल, और वाटर में अगर हम सैंड डिज़ोल्व करते हैं, वी कैन से इट इज़ नॉट एट ऑल सॉल्यूबल। और हम मटेरियल्स को डिफाइन कर सकते हैं फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। अब फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल हम कहते हैं कि देखना नहीं, टच करना। अब सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, हमने फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमने 3 तरीके में मटेरियल्स को क्लासीफाई किए, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। अगर हम देखें कि अब सॉलिड है, अब ये चीज़ सॉलिड है, आइस है, आइस में हम उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं ना, इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और वो इसीलिए वो सॉलिड है। और वाटर है, वाटर ऐसे फॉल हो जाएगा क्योंकि उसका एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड है। और गैसेस के पार्टिकल्स कैसे होंगे, अगर हमने परफ्यूम यहाँ पे छिड़का तो परफ्यूम की खुशबू तो पूरे रूम में आ जाएगी ना, तो उसका एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल वहाँ है, तो इसीलिए हम कहें कि पार्टिकल्स और गैसेस के पार्टिकल्स कैसे, दे आर वेरी लूजली पैक्ड, उनकी पैकेजिंग नहीं है। अब अगर हम सॉलिड को देखें तो उनकी तो मॉलिक्यूल्स, उनके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है तो उनकी शेप कैसी होगी, बिल्कुल डेफिनेट शेप है। लिक्विड की है क्या डेफिनेट शेप, नो, और गैसेस की तो शेप ही नहीं है।
गैसेस तो इधर से उधर हमने परफ्यूम कहीं पे भी लगाएंगे तो आप दिखे होगी हर जगह खुशबू आएगी, उसके पार्टिकल्स ही ऐसे हैं, उनकी पैकेजिंग नहीं है पार्टिकल्स की। तो अगर हम शेड पे अगर डिफ्रेंशिएट करें तो सॉलिड्स हैज़ अ डेफिनेट शेड एंड लिक्विड एंड गैसेस हैव डू नॉट हैव डेफिनेट शेड। आफ्टर दैट वी कम टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। अभी मैंने आपको बताया अगर हमने वाटर के अंदर अगर हमने चॉक इज अ सॉलिड सब्सटेंस, वाटर के अंदर चॉक डाला तो क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? नो। हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स को हम चेक कर रहे हैं इस समय वाटर में अगर चॉक को डिजोल्व कर सॉल्युबल देखें तो वो इट कैन नॉट बी डिजोल्व, लेकिन अगर वॉशिंग सोडा और वाटर को देखें इट इज सॉल्युबल। तो हम कैसे कह सकते हैं some solids are soluble and some solids are not soluble। अगर हम solubility of liquids in water देखें तो हम देखते हैं कि वाटर के अंदर हमने ऑयल लगाया, ऑयल डालोगे तो आप बताओ कि वाटर की तो ऑयल के ऊपर एक लेयर बन जाएगी या डिजोल्व हो जाएगा? नो, इट कैन नॉट बी डिजोल्व। इट केरोसिन ऑयल या मस्टर्ड ऑयल या कोई भी ऑयल हमने वाटर के अंदर ऐड किया तो इट फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर। ये वाटर है वो यहाँ पर एक सेपरेट लेयर, अगर आप इसे डिजोल्व करोगे तो इट फॉर्म्स लाइक दिस बबल, तो ये अलग अलग स्पॉट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट फॉर्म्स अगर किसी की अगर वाटर में अगर लिक्विड्स को हम देखें अगर जो सेपरेट लेयर बना रहा है तो हम कहेंगे दैट लिक्विड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर हम देखें ग्लिसरीन को देखें, विनेगर को देखें, अल्कोहल को देखें तो ये एक ही सिंगल लेयर बनाएंगे, ये वाटर के अंदर ऐसे सॉल्युबल हो जाएंगे और हम कहेंगे ये एक ही लेयर है वाटर की। तो हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर पढ़ा, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर पढ़ा। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। अब हम देखते हैं कि फिशेस है, फिशेस कैसे ब्रीथ कर रही हैं। फिश भी तो ऑक्सीजन ले रही है गिल्स, चाहे वो गिल्स के थ्रू ले रही है लेकिन ऑक्सीजन तो ले रही है। हमारे में क्या है, लंग्स हैं, फिश में क्या है, गिल्स हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन कैसे ले रही है? जो वाटर है वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है और फिश ये डिजॉल्व ऑक्सीजन ले रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर, तभी तो वो ऑक्सीजन ले रही है, ब्रीथ कर पा रही है। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी हैं जो डिजॉल्व नहीं हो रही हैं वाटर के अंदर। कौन कौन सी हैं वो? थिंक अबाउट इट। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन गैस जिसको मार्श गैस भी कहा जाता है, ये सारी गैसेस वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होती हैं। अगर हम फ्लोटिंग और सिंकिंग देखें, सी दिस इज द वाटर। अगर हमने वाटर के अंदर एक कॉइन डाला तो आप बताइए कॉइन हैवी है तो वो ऊपर ऐसा तो नहीं है कि वो फ्लोट करेगा, हैवी चीज़ तो सिंक कर जाएगी। लेकिन अगर हमने कोई भी लाइट चीज़ डाली, जैसे हमने स्पंज डाली तो वो ऊपर फ्लोट कर जाएगी। तो हम क्या कहेंगे फ्लोटिंग और सिंकिंग के बारे में? हम क्या कहेंगे, कोई भी हैवी थिंग है वो वाटर के अंदर सिंक कर गई और कोई भी लाइट थिंग है वो वाटर के अंदर फ्लोट कर गई। नेक्स्ट वी कम टू ट्रांसपेरेंसी। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सी ट्रांसपेरेंसी वी कैन सी, अगर हम अलमीरा से, अगर मैं इस वाइट बोर्ड से बैक साइड देखना चाहूँ कि पीछे क्या है तो कैन आई सी? नो, आई कांट सी। अलमीरा से देखना चाहूँ तो भी नहीं देख सकती हूँ। तो वो कौन से ऑब्जेक्ट्स कहलाए जाते हैं? मटीरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। आप याद कर सकते हैं, ओपेक थ्रू विच वी कैन नॉट सी और मटीरियल्स थ्रू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। अब हमने गिलास देखे हैं, गिलास आप किचन में भी देखेंगे, कंच के गिलास हैं, ग्लासेस हैं। अब वहाँ से देखना स्टार्ट करें, देखिए बिल्कुल क्लियर ग्लास, ऐसा नहीं है फ्रॉस्टेड ग्लास। अगर आप फ्रॉस्टेड ग्लास से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, पार्शियली आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको कुछ पार्शियली दिखाई दे रहा है तो जैसे कि फ्रॉस्टेड ग्लास, उनको आप क्या कहोगे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आपको बिल्कुल क्लियरली दिखता है जैसे कि ट्रांसपेरेंट ग्लास, उनको आप कहोगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। So, how do we define transparent materials? Materials through which we can see objects are called as transparent objects. For example, glass. And how do we define opaque objects? Materials through which we cannot see objects
are called as opaque objects. For example, almirah, whiteboard. And materials through which we can see the objects partially are called as translucent objects. For example, grounded glass. Hope this chapter is clear to you. Thank you so much. If you have any problem, you can comment in comment box. Thank you so much.